हाँ, तो आज का सबसे पहला लेक्चर होने वाला है हमारा बेसिक इंट्रोडक्शंस, जिसमें हम बात करेंगे थोड़ा सा बेसिक चीजों के बारे में। हाँ, तो सबसे पहले यार बात करें बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, तो यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे पार्ट है। उस बहुत सारे पार्ट में से सबसे पहले हमने इस चैप्टर को क्यों सेलेक्ट किया, तो यार ये चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट आपके इस चैप्टर में तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन इसके अलावा 12th के 11th के सब चैप्टर सब में काम आएगा। ओके, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि यार केमिस्ट्री है क्या। हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है। अभी में हम बात करेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री, बेटा थोड़ी बहुत इंग्लिश तो चल जाएगी ना। व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है क्या, मतलब रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान क्या है, क्या है रसायन विज्ञान के बारे में अगर हम बात करें तो बेटा हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, हम कहीं ना कहीं पदार्थों से घिरे हुए हैं। हम खुद पदार्थ हैं, हम खुद एक पदार्थ हैं, हमारा कुछ न कुछ द्रव्यमान है, हम कुछ न कुछ स्थान घेरते हैं, तो वह सब पदार्थ हैं। अब उन पदार्थों के बारे में मुझे कुछ न कुछ अध्ययन करना है कि यार इस पदार्थ के गुण क्या है, ये दिखने में कैसा है, इसकी संरचना कैसी है। जैसे कि मान लो ये कैसा है, इसकी संरचना क्या है, इसके गुण क्या होंगे, ये किस तरीके से अभिक्रिया करेगा अगर कर सकता है तो उन सब का मुझे कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिक ढंग से अध्ययन करना पड़ेगा। तो विज्ञान की जिस शाखा में ये अध्ययन करते हैं उसी को कहा जाता है केमिस्ट्री। क्या कहा जाता है, केमिस्ट्री। कि यार पदार्थ के गुणों का, संगठन का, संरचना का, आदि चीजों का विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है तो उस शाखा को ही कहा जाता है केमिस्ट्री। बिल्कुल, ये एक साइंस की ब्रांच है। जो क्लास 10th में तुमने विज्ञान शब्द सुना होगा ना, साइंस, क्लास 11th में जाकर के फिजिक्स अलग हो गया, केमिस्ट्री अलग हो गया, बायोलॉजी अलग हो गया, तो विज्ञान की वही एक शाखा यहाँ पर केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री क्या है बेटा, ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थ के गुणों, संरचनाओं आदि का अध्ययन करते हैं। बस हमें समझना है, हमारे पेपर में नहीं आएगा लेकिन हमें बेसिक लेवल पे पता होना चाहिए। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा, साथ के साथ लिखेंगे बेटा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के अच्छा, पदार्थ को एक और शब्द से जाना जाता है, द्रव्य। आई होप आप जानते होंगे पदार्थ को द्रव्य भी कहा जाता है। द्रव्य जिसमें पदार्थों के या द्रव्य के गुणों, संरचनाओं, संगठनों आदि का अध्ययन किया जाता है, आदि का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो वो है अपना केमिस्ट्री। दूसरी बात, कुछ बेसिक चीजें, जैसे कि केमिस्ट्री किस शब्द से बना है। सर ये केमिस्ट्री क्यों बोला, इसको कुछ और बोल देते, कुछ और नाम रख देते, इसका केमिस्ट्री का नाम फिजिक्स रख देते। यह केमिस्ट्री शब्द बना कैसे, तो यार देखो ध्यान से, केमिस्ट्री शब्द बना बेटा कीमिया शब्द से। किससे, कीमिया से, कीमिया शब्द से। और कीमिया शब्द का मतलब होता है काला रंग या काली मिट्टी, काला रंग इसका यहाँ पर मतलब है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर क्या होता है कि यार ये जो विदेशी वैज्ञानिक थे उन्होंने इसके बारे में थोड़ा स्टार्टिंग में बात बताई। अपने पास इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, वरना ये तो हम भी जानते थे। ठीक है, अपना तो इतिहास बहुत पुराना रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उतना हमारा आधुनिकरण नहीं हुआ था, तो हमारा नाम इसमें आया नहीं। तो जो फॉरेनर वैज्ञानिक थे उन्होंने इसके बारे में बताया। ओके, तो उन्होंने इसके बारे में बताया इसलिए उनके नाम आ गए, तो कीमिया वगैरह ऐसे शब्द आ गए। तो कीमिया का मतलब होता है बेटा काला रंग। ओके जी, फिर उन्होंने इसी के बारे में आगे बताया। ठीक है, तो हम ज्यादातर लैटिन वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दूसरे वर्ड ग्रीक वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हो गई।
अब अगली बात हमारे ये समझ में आती है कि यार ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अंदर हमें आगे चल करके रसायन विज्ञान के हमें कुछ पार्ट्स देखने हैं। ठीक है, हमारी केमिस्ट्री की बेटी 3 अलग ब्रांच होती है। एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होती है आपके पास भौतिक रसायन, ठीक है, कार्बनिक रसायन, और तीसरा है कार्बनिक रसायन। तो अगर आपको केमिस्ट्री बढ़िया बनानी है, आप सभी को यह लगता है कि केमिस्ट्री हमारी वीक है, तो उसके पीछे कारण ये है कि हमने इनमें से कोई एक पार्ट में लापरवाही करी है। सर ऐसा कौन सा पार्ट है जो अगर मैं सबसे बढ़िया कर लूं तो मेरी केमिस्ट्री सबसे आसान हो जाए? ठीक है, तो ये है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, ये है आपकी इनऑर्गेनिक, ओके, और ये है आपकी बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ जी, तो केमिस्ट्री का ऐसा कौन सा पार्ट है जो अगर मैं सबसे बढ़िया कर लूं तो मेरी उसको देख करके बाकी चीजें बढ़िया हो जाए? तो मैं बोलूंगा वो पार्ट है बेटा आपका फिजिकल केमिस्ट्री। क्योंकि अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री समझ लिया, ठीक है, अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री समझ लिया रसगुल्लो, तो आपके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। इसमें हम क्या करते हैं? गणना करते हैं। ये गणना वाला पार्ट, इसमें हम क्या करेंगे? क्वांटिटी का मेजरमेंट करेंगे कि यार इसमें कितना मिलाया, इसमें कितना संघटन है, इसमें की सांद्रता हो गया, या कितनी ऊष्मा निकल रही है, कितनी ऊष्मा लगेगी, अभिक्रिया का वेग क्या है, कितनी जल्दी अभिक्रिया खर्च होगी, खत्म होगी, अभिक्रिया को होने में कितना समय लगेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें हम गणना के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ परिमाण के बारे में बात कर रहे हैं, कितनी लंबाई होगी, तरंग दैर्घ्य क्या होगी, मतलब कहीं ना कहीं हम गणना वाले पार्ट को समझ रहे हैं, अनुमापन कर रहे हैं। और हम क्या करेंगे? गणना करेंगे। मतलब यहाँ पर क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे, गणना करेंगे या मापन करेंगे। हम इसमें मापन या गणना करते हैं। ये पार्ट आपको सबसे पहले आना चाहिए। थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट, सर हमें तो यही नहीं आता, इसलिए तो हमारी बायोलॉजी फेवरेट है, इसलिए तो हमने 11th में बायोलॉजी लिया था, हम गणित से डरते थे, हाँ है ना? तो वही डर सबसे पहले तुम्हारा निकालना है। हम ये करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? अकार्बनिक रसायन। इसमें हम अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करेंगे, उनकी संरचनाओं को समझेंगे, उनको गुणों को समझेंगे। इसमें हम अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन, इसमें गणना वगैरह नहीं होगी, बस उनका अध्ययन करेंगे। उनकी संरचना क्या है, वो किस तरह के अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, और इसमें कार्बनिक यौगिकों के बारे में, कार्बनिक यौगिकों के बारे में यौगिकों का अध्ययन करेंगे, जिसमें मेनली कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए यौगिकों के बारे में बात करेंगे। ओके, तो अब अपने इस चैप्टर मोल की तुम एडवांटेज समझो। यह मोल कॉन्सेप्ट इधर तो काम आएगा ही आएगा, किसी भी चैप्टर में आ जाएगा, ये यहां भी काम आएगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बेटा जो होते इनऑर्गेनिक के, लेकिन फिजिकल का काम घुस जाता है उसमें। और अभी नीट 2023 में आपने पढ़ा है कोल्बे विद्युत अपघटन? तुम में से कोई एक लड़का हो जिसने ये पढ़ा है कोल्बे विद्युत अपघटन? कोल्बे विद्युत अपघटन हाइड्रोकार्बन चैप्टर से। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा कि एक कोल्बे विद्युत अपघटन करवाया गया, 2 अलग अलग केमिकल कंपाउंड लिए गए, तो बताओ कितने मोल उत्पाद बनेगा? कितने मोल? तो मोल तो यही हम जानते हैं ना, अभी 2023 में क्वेश्चन आया था, है ना? तो वह चीजें आपको यहाँ पर क्लियर होगी। ठीक है, तो इस चैप्टर का कहीं ना कहीं वेटेज है। आपको तीनों पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, और ये भी पढ़ना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, फिर ये है, क्योंकि यहाँ पर आप परमाणु आकार, त्रिज्या, विद्युत ऋणता, उनके बारे में जानोगे, और वो जान लिया तो फिर ये आसान है। ठीक है,
तो तीनों तरह की चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं, पदार्थ पर हम आते हैं। तो बच्चों देखो ध्यान से, हमने पदार्थों का अध्ययन करना थोड़ा सा समझा, फिर केमिस्ट्री की क्या ब्रांच है उनके बारे में समझा। तो अब सिंपल सा बात कर लेते हैं, पदार्थ है क्या भैया, ये पदार्थ क्या चीज है। हाँ, तो अब चलते हैं यहाँ पर पदार्थ के बारे में। अब पदार्थ बोलो या द्रव्य बोलो, एक ही बात है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पदार्थ। पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा मैटर। मैटर क्या हो गया भाई, ठीक है, पदार्थ। अब इस पदार्थ के अंदर हम ये नहीं जानेंगे कि भाई पदार्थ की परिभाषा क्या होती है, कि यार वह जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और जो कुछ ना कुछ स्थान घेरता हो वो चीज पदार्थ कहलाती है, ठीक है। पेपर में परिभाषा नहीं आएगी, उससे आगे की चीजें आएगी। तो अब देखो ध्यान से, इस पदार्थ को दो भागों में हम वर्गीकृत करते हैं, दो तरीके से। पहला है अपने पास यहाँ पर भौतिक वर्गीकरण, भौतिक अवस्था के आधार पर, और एक है यहाँ पर रासायनिक अवस्था के आधार पर। रासायनिक अवस्था के आधार पर, इन दो के आधार पर हम इनको वर्गीकृत करते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को मेनली अगर हम देखें तो तीन तरह से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले होता है आपका ठोस, फिर उसके बाद होता है बच्चों द्रव, फिर उसके बाद होता है गैस। क्या आप सब जानते हैं? ठोस, द्रव, गैस सब जानते होंगे। उसके बाद अगली चौथी अवस्था होती है, बिल्कुल ये लाइव क्लास है, अगली चौथी अवस्था होती है बच्चों प्लाज्मा। एक कौन सी अवस्था है? प्लाज्मा। ठोस, द्रव, गैस, अगली अवस्था होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा एक एक्सट्रीम लेवल वाली कंडीशन है कि जब गैस को बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाए, जैसे कि सूर्य के अंदर जो गैसें हैं, सूर्य की सतह का तापमान बहुत ज्यादा होता है, अंदर बहुत ज्यादा तापमान होता है, ठीक है। तो वहां पर जो गैसें होती है वो बहुत हाई टेम्परेचर पर होती है। तो वो गैसें मतलब इतनी ऊर्जा वाली होती है कि उनमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर बाहर चले जाते हैं, वो आयनित अवस्था में आ जाती है। उस आयनित अवस्था को ही कहा जाता है प्लाज्मा। जैसे कि बल्ब, ट्यूबलाइट चलाते हैं, ट्यूबलाइट के अंदर कितना ज्यादा टेम्परेचर जनरेट हो जाता है, उस जनरेट होने की वजह से उसके अंदर जो गैस भरी होती है बेटा वो आयनित अवस्था में आ जाती है, तो वो प्लाज्मा स्टेट को बताता है। तो प्लाज्मा। और एक होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, सबके बारे में हम पढ़ेंगे। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इनके बारे में हाँ BEC। और अगला है यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन के आधार पर। तो रासायनिक अवस्था के आधार पर हमारे पास अभिकर्मक या पदार्थ दो तरह का होता है। एक होता है हमारे पास शुद्ध पदार्थ, ठीक है, सब जानते हैं, और दूसरा होता है बेटा हमारे पास मिश्रण। दूसरा होता है हमारे पास मिश्रण। शुद्ध पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। शुद्ध पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक होता है बेटा तत्व और एक होता है यौगिक। एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक, ठीक है। और मिश्रण में भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण, ठीक है। इसमें हम संगठन के आधार पे बात कर रहे हैं कि यार कोई भी रसायन, कोई भी पदार्थ है, उसके अंदर जो भी उसके अंदर कण है या अवयव है, उनका संगठन कैसा है। जैसे अपन कहीं पानी पीते हैं, जैसे आप कहीं घूमने गए, जैसे कि आप मसूरी घूमने गए। अब आप बाहर घूमने गए हो तो आप कहीं ना कहीं आप अपनी सेहत का ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे। तो आप कहीं पर भी इधर उधर का पानी नहीं पियोगे। यार मैं घर से बाहर आया हूँ तो मेरी सेहत का ध्यान तो मुझे ही रखना है, यहाँ तो मेरे घर वाले नहीं है, मम्मी पापा नहीं है जो मेरे लिए सोचे, यहाँ तो मुझे ही सोचना पड़ेगा। तो मैं कहीं ना कहीं भले 2 पैसे ज्यादा लग जाए, लेकिन मैं वो चीज खाऊंगा या मैं वो चीज पीऊंगा जो प्योर हो। तो वही बात है शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में। हम कहीं पर भी इधर उधर का पानी नहीं पिएंगे, बाहर जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हम एकदम बिस्लरी वाली बोतल का या बढ़िया बोतल का, भले पैसे लग जाए लेकिन चीज बढ़िया मिल जाए, तो हम शुद्ध पदार्थ का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पानी हो गया। ओके, अब ये शुद्ध पदार्थ भी दो तरह का है। एक है तत्व।
तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एलिमेंट, और दूसरा यौगिक, यौगिक को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कंपाउंड, कंपाउंड। ठीक है, हाँ जी। अब ये जो तत्व है, तत्व को इनके गुणों के आधार पर, जैसे कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो धातु अधातु दोनों के समान गुण दर्शाते हैं। तो इन तत्वों को 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहला होता है धातु, अगला होता है उपधातु, और एक होती है अधातु। आई होप आप सब इन चीजों को जानते हैं। ठीक है, धातु को बोलते हैं बेटा इंग्लिश में मेटल, फिर अगला है मेटलॉइड, ओके, और फिर ये नॉन मेटल। तो कहीं ना कहीं हमने पदार्थ को वर्गीकृत कर दिया 2 भागों में, पहले भौतिक अवस्था के आधार पर और फिर यहाँ पे रासायनिक अवस्था के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव, गैस, और उसके बाद अगली चौथी अवस्था प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। फिर उसके बाद हमने रासायनिक अवस्था के आधार पर शुद्ध और मिश्रण को देखा। शुद्ध के अंदर 2 तरीके से हम यहाँ पे वर्गीकृत करते हैं, एक होते हैं तत्व, दूसरे होते हैं यौगिक। क्या है सब बताऊंगा। फिर मिश्रण में आ जाता है आपके समांगी और विषमांगी। इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को समझते हैं। डन डन, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम भौतिक अवस्था के आधार पर चीजों को समझ लेते हैं, जो कि बहुत सरल है, हमें इनके लिए ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आएगा बेटा फिजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब भौतिक वर्गीकरण। तो इसके अंदर हमने ठोस को देखा, द्रव को देखा, गैस को देखा। ये आप ऑलरेडी भी जानते हो, फिजिक्स में भी देखते हो, और इनसे अपन को ज्यादा कुछ हासिल नहीं करना है। देखो भैया, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर ठोस, द्रव, गैस के बारे में, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, जैसे कि यहां पर भौतिक अवस्था, एक ही बार में लिख लेते हैं यहां पर भौतिक अवस्था, और यहां पर उनसे संबंधित गुणधर्म। हाँ जी, जैसे कि भौतिक अवस्था, सबसे पहले आता है अपने पास ठोस। ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड बॉडी। ठीक है, हाँ जी, ठोस। दूसरा होता है, एक बार में लिख देता हूं फिर आप लिख लेना, एक बार में लिख देता हूं फिर लिख लेना, ठोस। फिर उसके बाद अगला आता है बेटा द्रव। द्रव को बोलते हैं इंग्लिश में लिक्विड, लिक्विड। और थर्ड होता है आपके पास गैस। गैस का मतलब गैस। अब जरा देखो ध्यान से, जैसे कि देखो ध्यान से, ये एक ठोस है ठोस। क्या इसका आकार फिक्स है? चाहे मैं इसको इस हाथ में रखूं तब भी ऐसा ही रहेगा, इस हाथ में रखूं तब भी ऐसा ही रखेगा, सिर में रखूं तब भी ऐसा ही रहेगा, या पानी में डालूं तब भी ऐसा ही रहेगा। इसके आकार में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ठोसों के अगर मैं बात करूं आकार के बारे में, ठोसों का आकार कैसा होता है? आकार निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है। ठोसों के आयतन में नगण्य परिवर्तन आता है, या घट सकता है, बढ़ सकता है, नगण्य। ठोस तो फिक्स है ना यार, इसका आयतन तो फिक्स रहेगा, आयतन में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर हुआ? इनका भी आयतन निश्चित होता है। ठोसों का आकार और आयतन फिक्स होता है। ठीक है, ये जितनी जगह घेर रहे हैं इस हाथ में, उतनी जगह इस हाथ में घेरेंगे। इनको इतनी जगह चाहिए जितना कि इनका साइज है, उस हिसाब से इनको जगह चाहिए, पर्याप्त है। हाँ या ना? यही लिखना है बेटा, यही लिखना है, इसी के नोट्स बनाने जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अगला द्रव के अंदर अगर मैं बात करूं, द्रव जैसे कि मान लो, ठीक है, जैसे कि आज अजय का बर्थडे, अजय का बर्थडे, ठीक है, अजय गया अपने दोस्तों के साथ कि चल आज मैं तुम्हें ना गन्ने का जूस पिला के लाता हूँ, ठीक है ना, आज बहुत पैसे हैं, ठीक है, ओके, पापा जी ने इनको नोट दिया 500 का, चलो आज मैं तुम्हें पार्टी वार्टी करवाता हूँ। तो भैया अब ठीक है, अब गन्ने का जूस, अब गन्ने वाला क्या करता है कि सबसे पहले गन्ने को मशीन में डालेगा, हाँ या ना, फिर
एक बार उसमें से गन्ना निकालेगा, मन्नी भरा, दूसरी बार उसमें डाला, फिर मन्नी भरा, तीसरी बार, फिर नींबू वीबू उसमें लगाए, फिर पुदीने की पत्तियां डाली, फिर वापस से गन्ने को मरोड़ करके वापस से घुसाया उसमें, ठीक है। फिर एक दो बार पूरा का पूरा गन्ना एकदम तरबेतर न हो जाए ना, जहां तक वो उसमें गन्ने को डालता रहता है। अब गन्ने को रस उसने एक भगोनी होता है, उनके पास एक पात्र होता है, उसमें वो इकट्ठा कर लेता है। तो कहीं ना कहीं द्रव उस भगोनी का जिस पात्र में है उसका आकार ग्रहण कर लेती है। फिर उसको वो उससे जग में छान लेता है, गंदगी अलग हो जाए, फिर उसको वो ग्लास में डाल देता है। तो कहीं ना कहीं जो द्रव था पहले भगोने में था तो भगोने का आकार ग्रहण कर लिया, फिर जग में डाला, जग का आकार ग्रहण कर लिया, फिर ग्लास में डाला तो ग्लास का आकार ग्रहण कर लिया, है ना। तो पानी का या द्रव का कोई आकार नहीं होता, जिसमें डालोगे उसके जैसा हो जाएगा, हाँ या ना, कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वो वाली बात है। तो द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, आकार अनिश्चित होता है। लेकिन आयतन के बारे में, जैसे कि 20 ml पानी, 20 ml पानी आप किसी ग्लास में डालो तब भी 20 ml ही रहेगा, आप ग्लास की जगह दूसरे बड़े ग्लास में डालो तब भी 20 ml रहेगा, उसको लोटे में लोगे तब भी 20 ml, बाल्टी में डालोगे तब भी 20 ml, ठीक है, ओके। अरे बर्तन होते ना बेटा, घरों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये अनिश्चित रहे, आयतन निश्चित रहेगा, ये फिक्स रहेगा, आयतन में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। में गैस का न तो आयतन, इसका आकार एवं आयतन दोनों ही क्या होते हैं बेटा, दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही अनिश्चित होते हैं। गैस का तो कोई आकार ही नहीं होता, हाँ या ना, न कोई इसका आयतन होता। जैसे कि मान लो आपका बर्थडे थोड़ा सा यार चलते ना, स्कूल में माहौल बनाएंगे, नए कपड़े पहन के चलते हैं, डेली स्कूल की यूनिफॉर्म, आज भाई का बर्थडे, आज भाई पहन के जाएगा नए कपड़े एकदम, ठीक है। तो भाई ने लगाया डीओ कि यार थोड़ी खुशबू महकनी चाहिए। पहले वो जो डीओ था, जो परफ्यूम था, उसका आकार और आयतन सिर्फ उस डिब्बे के अंदर था, उतना ही था जितना कि उस डिब्बे का आयतन था, उतना ही आयतन उसका था। लेकिन जैसे ही वो परफ्यूम बाहर निकला तो वो तो फैल जाता है, तो उसका तो वो तो गैस है ना, गैस तो फैलती है, तो उसका तो आयतन ही निश्चित है। और आकार भी इनका कोई फिक्स नहीं होता, गैस का आकार फिक्स होता है क्या, नहीं होता, हाँ या ना। आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। इनके बारे में क्लियर हो गई बात बेटा, इनके बारे में ये बात क्लियर हो गई, डंडना डंडन, ओके जी। अब यही तीन चीजें हैं जो हमें जाननी थी। ठोसों के अंदर एकदम सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है, द्रवों के अंदर थोड़ा कम, और गैसों के अंदर तो कोई अरेंजमेंट ही नहीं होता, इधर उधर तीतर बितर होते रहते हैं, हाँ या ना। अब अगली फोर्थ स्टेट, हाँ जी, जरा देखो ध्यान से। फोर्थ स्टेट बेटा वो अलग ही स्टेट है, ठीक है। फोर्थ स्टेट के बारे में बात करूं तो प्लाज्मा के बारे में बात किया जाए, ये क्या है कि गैसों की एक्सट्रीम कंडीशन वाली स्टेट है, ठीक है। जब किसी गैस को एक्सट्रीम कंडीशन पर, बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाए या उसको रखा जाए तो उनकी आयनिक अवस्था को बताता है, ठीक है। उच्चतम ताप पर, मतलब उच्चतर ताप पर आयनिक अवस्था, गैसों की आयनिक अवस्था ही प्लाज्मा कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो बेटा कि उच्चतम ताप पर, ये तो इनके बारे में बात खत्म, अब यहाँ पे एरो लगा के लिख लो, ठीक है। गैसों का एक्सट्रीम लेवल पर, मतलब बहुत ही चरम मान पर, चरम ताप पर, एक्सट्रीम ताप पर आयनिक अवस्था में होना, वही कहलाता है प्लाज्मा। बहुत हाई टेम्परेचर, जैसे कि 7000 8000 डिग्री सेल्सियस, भाई इतने टेम्परेचर पर तो भैया इंसान ही दिखे ना, ठीक है, न बंदा न बंदे की जात, ठीक है, कुछ भी ना दिखे, तो वो वाली स्टेट होती है प्लाज्मा, जो कि सूर्य इन पर पाई जाती है, ठीक है। एक्सट्रीम मतलब बहुत ही चरम, मतलब जिसका कोई बहुत ज्यादा
6000 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस, उसमें तो मतलब कुछ भी ना दिखे, हड्डियां वड्डियां सब राख हो जाए, ठीक है। ओके, वो स्टेट होती है बेटा प्लाज्मा। जैसे कि ये कहां कहां पर पाई जाती है, जैसे कि सूर्य हो गया, सूर्य पर प्लाज्मा पाया जाता है, या फिर बल्ब हो गया, बल्ब के अंदर प्लाज्मा स्टेट पाई जाती है, बल्ब के अंदर प्लाज्मा पाया जाता है, ठीक है। उसका मतलब मैं बताता हूं, अभी रुक तो सही, सब्र कर बेटा, मत मचा हल्ला। देख, ध्यान से देखना रसगुल्लो। मान लो कि यार ये एक पात्र है, इस पात्र में गैस के कुछ पार्टिकल्स है, जैसे कि मैंने कुछ पार्टिकल्स ले लिए, है ना, ये गैस के, हाँ स्टार्स में भी, अरे यार सूर्य क्या है, एक तारा ही तो है, ठीक है, हाँ जी। अब जैसे कि मान लो ये बेटा मेरे पास क्या है, गैस है, अगर इसको बहुत हाई टेम्परेचर दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हर एक गैस के अणु में से या परमाणु में से या कणों में से क्या निकलेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जैसे कि मान लो ये गैस का एक परमाणु, इस गैस के परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसमें धनायन बन जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, इसका भी धनायन बन गया, इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, इसका भी धनायन निकल गया, बाहर चला गया, धनायन निकल गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो क्या होने लगता है कि गैस आयनित होने लगती है, धनायन ऋणायन बनने लगता है, तो मतलब उसमें आयन उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो गैसों की यह आयनित अवस्था ही प्लाज्मा कहलाती है, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर पर आती है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये होता है प्लाज्मा, ओके। और इसके बारे में हमें ज्यादा जानना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आना नहीं है, हमारे काम का है नहीं, तो इस चीज पे रिसर्च करने का कोई मतलब नहीं बैठता, ओके। अगला आता है बेटा यहाँ पर फिफ्थ, ताकि आपको मैं थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताना चलूं। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ओके, बीईसी। यार देखो, बोस अपने इंडिया के साइंटिस्ट, ठीक है, बोस सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस अपने इंडिया के साइंटिस्ट है भैया, गर्व होना चाहिए, ठीक है। इंडिया के साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस। अब इन्होंने क्या किया, पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में रिसर्च किया, ठीक है, लगभग 1800 के टाइम की बात है ये, ठीक है। इन्होंने फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में रिसर्च किया, और उस टाइम पर एक वैज्ञानिक जिनका नाम बहुत ज्यादा प्रचलित था मार्केट में, वो थे आइंस्टीन भैया। आइंस्टीन साहब को इन्होंने पत्र लिखा, बोस ने क्या लिखा, आइंस्टीन साहब को एक खत लिखा, मैंने खत तेरे नाम लिखा, ओके। इन्होंने खत लिखा, और खत में क्या लिखा कि यार मैंने पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में कुछ चीजें जानी है, आप इनके बारे में जरा रिसर्च कीजिए और चेक कीजिए। हाँ, लगभग 1824 के टाइम पर, ठीक है, ओके, लगभग 1824 के टाइम की ये बात है, ओके। तो फिर इन्होंने क्या किया, आइंस्टीन साहब ने इनकी बातों को समझा, और फिर इन्होंने पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में कुछ भविष्यवाणी की, और कुछ यहाँ पर वैल्यू मतलब कुछ उनके बारे में बातें प्रकाशित करी। पांचवी अवस्था यहां से आती बेटा, पांचवी, पदार्थ की पांचवी अवस्था इन्होंने बताई, पदार्थ की पांचवी अवस्था, पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में इन्होंने बताया। अब ये पदार्थ की पांचवी अवस्था कब प्राप्त होती है, यह पदार्थ की पांचवी अवस्था तब प्राप्त होती है बेटा, यह पदार्थ की पांचवी अवस्था तब प्राप्त होती है कि जब हम, अब देखो यहां पे मैं कुछ पार्टिकल का नाम लूंगा, अभी आप उसको लेकर के थोड़ा ये मत होना कि सर ये तो हमें पता ही नहीं, इसलिए बस मैं बोल रहा हूं कण, ठीक है, कि जब हम कुछ कणों को या परमाणुओं को परम शून्य ताप के नजदीक तक जब उनको ठंडा करते हैं, कि जब हम क्या करते हैं, पदार्थ को, कुछ परमाणुओं को जब हम परम शून्य ताप बोलते हैं बेटा, परम शून्य ताप होता है बेटा 0 केल्विन। जब 0 केल्विन तक हम उसको ठंडा करते हैं तो हमें एक नई अवस्था, जब 0 केल्विन तक हम उसको ठंडा करते हैं तो हमें एक नई अवस्था प्राप्त होती है, बिल्कुल सुपर कोल्ड,
ठीक है, कंडीशन हम लेकर आ जाते हैं 0 केल्विन। ये होता है बेटा, अगर आपसे कोई पूछ ले परम शून्य ताप कितना होता है तो ये जरूर ध्यान रखना, परम शून्य ताप होता है 0 केल्विन। तो परम शून्य ताप के नजदीक ये अवस्था प्राप्त होती है और उस टाइम पर जो एटम है ना वो मतलब सिंगल कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है परम शून्य ताप के नजदीक ये पांचवी अवस्था प्राप्त होती है। पांचवी अवस्था जिसमें बोस, सत्येंद्र नाथ बोस अपने इंडिया के साइंटिस्ट, जबकि आइंस्टीन साहब ये थे, इन दोनों के नाम पर मिलकर बनाया गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इतनी बात हो गई बेटा, हाँ इनके बारे में देख लिया, इनके बारे में चीजों को समझ लिया, जान लिया। अब आता है यहाँ पर केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है बच्चों, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन बोले तो रासायनिक वर्गीकरण। डे 1 है तो डे 1 में इनिशियल लेवल पे बेटा बेसिक चीजें पढ़ाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। रासायनिक वर्गीकरण, ओके, रासायनिक वर्गीकरण। अब रासायनिक वर्गीकरण में हमने देखा था कि भैया पदार्थ को दो भागों में बांटा गया था। एक था आपका शुद्ध पदार्थ, ठीक है, अरे शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, ठीक है, शुद्ध पदार्थ इसको बोलते हैं बेटा प्योर मैटर बोल दो या प्योर सब्सटेंस। शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है बेटा प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। अब जरा देख, ओके, तो शुद्ध पदार्थ के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसे पदार्थ जिसमें जो परमाणु है या अणु है उनका निश्चित संगठन होता हो, एकदम फिक्स रहता हो। जैसे कि देखो ध्यान से, शुद्ध पदार्थ के अंदर हम बात करें तो पहला होता है बेटा आपका तत्व। तत्व को बोलते हैं हम एलिमेंट। अब तत्व का अगर मैं यहां पर, हाँ अब जरा देखो ध्यान से, तत्व के बारे में बात करें। अब सर तत्व क्या है? सर तत्व वह सरलतम पदार्थ है। भाई पदार्थ का ही एक पार्ट है ये। पदार्थ के अंदर शुद्ध पदार्थ के अंदर आया तत्व। तो तत्व एक ऐसा पदार्थ है जिसको और सरलतम भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू अदर सिंपल सब्सटेंस बाय एनी केमिकल मेथड और फिजिकल मेथड। तत्व ऐसा पदार्थ है जिसको और सरल भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इस पेन को अगर मैं तोड़ू, इसका चकनाचूर कर दूं, मसल के रख दूं इसको, तो फिर भी एक ऐसी अवस्था प्राप्त होगी जिसके बाद मैं इसको तोड़ नहीं पाऊंगा, उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। वही सरलतम अवस्था कहलाती है तत्व। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये है तत्व। अब तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तत्व कहीं ना कहीं एक समूह को दर्शाता है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु हो, ठीक है, जो समान प्रकार के परमाणु को इंगित करते हैं। समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, से मिलकर बने हो, वो होते हैं तत्व। जैसे कि हाइड्रोजन तत्व, मतलब इसमें सिर्फ हम हाइड्रोजन परमाणुओं के बारे में ही बात करेंगे। 12th इस चैप्टर के बाद रीड करेंगे बेटा, ठीक है। जैसे कि हीलियम तत्व, सिंगल तत्व का मतलब सिंगल एक को यहाँ पे अपन डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे कि कार्बन तत्व, जैसे कि सोडियम तत्व, ऑक्सीजन तत्व आदि आदि, ठीक है, ओके। ETC तत्व के बारे में हो गई बात। तो यहां पर आपको एक चीज समझनी है, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है, ओके। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हाइड्रोजन तत्व बोल रहा हूं या हाइड्रोजन परमाणु बोल रहा हूं, आपको एक ही मानकर चलना है। दोनों में कोई ज्यादा कुछ खास अंतर नहीं होता है, ओके। बस जैसे कि हाइड्रोजन तत्व है तो हाइड्रोजन तत्व मतलब जिसमें एक ही प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु होंगे। ऑक्सीजन तत्व मतलब ऑक्सीजन परमाणु, दैट्स इट, ठीक है,
ओके बस, और इससे ज्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाना है, कोई मतलब नहीं है। आवाज आ रही है बेटा, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो कहीं ना कहीं तत्व परमाणु एक ही चीज है, दोनों के लिए समान चीजें इस्तेमाल होगी जब अपन अभी क्वेश्चन करेंगे। तो अगली बात, अगला आएगा बेटा यहां पर यौगिक। यौगिक को बोलते हैं बेटा कंपाउंड। कंपाउंड, यौगिक को बोलते हैं कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या है? अब कंपाउंड में तो एक से ज्यादा प्रकार के तत्व विद्यमान रहेंगे, जैसे कि H2O, H2O यौगिक, H2O यौगिक। बेटा मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? ओके, हाँ जी, ठीक है। एलिमेंट्स यौगिक या मैं बोलूं कंपाउंड्स, तो यहां पर कंपाउंड क्या है? जो, ठीक है, जिसमें, या फिर मैं बोलूं जो एक से ज्यादा प्रकार के तत्वों से मिलकर बने हुए हों, ठीक है, जो एक से अधिक तत्वों, ठीक है, से मिलकर बने हों एवं तत्वों का निश्चित अनुपात रखते हो, यौगिक कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। ठीक है बेटा, जिसमें तत्वों का एक निश्चित अनुपात होता है। हाँ, तत्व, भाई एक तत्व से तो मिलकर यौगिक बन नहीं सकता, कम से कम एक से ज्यादा लाना पड़ेगा तभी यौगिक बनेगा ना, हाँ या ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो वो होते हैं यौगिक। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि देखो आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक है। निश्चित अनुपात मतलब फिक्स, भाई ए हाइड्रोजन और इतना हाइड्रोजन और इतना ही ऑक्सीजन लगेगा, न ज्यादा न कम, ठीक है, हाँ जी। अब जैसे कि देखो ध्यान से यहां पर, जैसे कि देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं इसके उदाहरण के बारे में, जैसे कि इसके उदाहरण के बारे में अगर मैं बात करूं बेटा, इनके उदाहरणों के बारे में बात करूं, ओके, जैसे कि इसके उदाहरणों के बारे में बात करूं, जैसे कि CH4 कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। कार्बन की निश्चित मात्रा और हाइड्रोजन की निश्चित मात्रा ही मिक्स होएगी तभी ये बनेगा, अलग से नहीं बनेगा। जैसे कि H2O हो गया, ये यौगिक है। जैसे कि अमोनिया हो गया, ये यौगिक है। अब देखो ध्यान से एक छोटी सी बात, यौगिक का मूलभूत कण अणु होता है। अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, मेरे पास 1 लीटर पानी की बोतल है, जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास, सपोज करो ये, मतलब मान लो कोई ये बोतल वोटल टाइप है यार, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये, मान लो ये पानी की बोतल है। अब इस पानी की बोतल में क्या भरा हुआ है बेटा? 1 लीटर जल भरा हुआ है। 1 लीटर जल मतलब इसमें कई सारे जल के अणु होंगे, कई सारे जल के अणु होंगे। तो यार यहाँ पर क्या है, बहुत सारे ये जल के अणु हैं, ठीक है, इसमें क्या है H2O, 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 H2O के बहुत सारे अणु हैं। तो मैं H2O अणु बोलूं या H2O यौगिक बोलूं, इस चीज को समझो अब जरा। जिस तरीके से तत्व समान प्रकार के परमाणुओं के समूह को बता रहा है, जैसे हाइड्रोजन तत्व का मतलब हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन परमाणु, ऑक्सीजन तत्व का मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही परमाणु, उसी तरीके से H2O यौगिक शब्द कहां से आया? H2O यौगिक का मतलब है जिसमें H2O H2O के अणु उपस्थित हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात को फील करना। H2O यौगिक का मतलब जिसमें सिर्फ H2O H2O समूह हो, जिसमें H2O H2O अणु हो, तो H2O यौगिक बोल रहा हूं, तो उसका मतलब ये है कि वो H2O H2O के अणुओं से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि मैंने बोल दिया अमोनिया यौगिक, अमोनिया जैसे कि NH3, अमोनिया को बोलते हैं बेटा NH3। NH3 का मतलब ये है, NH3 का मतलब ये है कि इसमें अमोनिया ही अमोनिया है, अमोनिया ही अमोनिया के अणु है, ठीक है, ओके, जिसमें अमोनिया ही अमोनिया के अणु वितरित है।
जैसे कि मान लो ये अमोनिया गैस भरी हुई है तो उसमें बहुत सारे अमोनिया के अणु हैं, तो अमोनिया यौगिक बोलो या अमोनिया अणु बोलो एक ही बात है। ठीक है, तो यहां पर यौगिक का मूलभूत कण होता है अणु। मतलब जैसे कि मैं H2O यौगिक बोल रहा हूं तो H2O यौगिक का मतलब है उसमें H2O अणु उपस्थित है और जिसमें दो अलग अलग तत्व, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निश्चित अनुपात में आकर के मिले होंगे। समझ में आया? हाँ या ना? हाँ बिल्कुल, इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहां तक ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहां पर हमने कुछ बातें सीखी कि यार तत्व से मिलकर यौगिक बनता है, जनरल भाषा में, सामूहिक भाषा में तत्व से मिलकर यौगिक बनता है। उसी तरीके से परमाणु से मिलकर बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर अणु बनता है। तो ये दोनों अलग अलग है। तत्व मिलकर के यौगिक बनाता है, ये समूह के बता रहा है कि भाई हाइड्रोजन तत्व मिलकर के कुछ यौगिक बनाता होगा जैसे कि H2O वगैरह कुछ भी। अब वही अगर मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पर आऊं तो हाइड्रोजन तत्व का मतलब हाइड्रोजन परमाणु। तो परमाणु मिल करके जैसे कि हाइड्रोजन परमाणु कोई दूसरे का परमाणु मिल जाए या हाइड्रोजन का ही परमाणु आपस में जुड़ जाए तो फिर वो अणु बनाएगा। जैसे H और H मिलकर के H2 बना लेते हैं। समझ में आया? एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के H2O बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि यार तत्व मिलकर यौगिक बनाएंगे, परमाणु मिलकर के अणु बनाएंगे। तत्व का मूलभूत कण होता है परमाणु और यौगिक का मूलभूत कण होता है अणु। ठीक, ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई। इतनी बातें क्लियर हो गई। हाँ, तत्व और परमाणु को अपन एक ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस तत्व पूरे समूह को बताता है। हाइड्रोजन तत्व मतलब सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के परमाणु वितरित है। ठीक है, अब जैसे कि H2O यौगिक मतलब H2O के उसमें अणु उपस्थित है। इतना सा मतलब है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब अगली बात, इतनी बातें क्लियर हो गई बेटा, इतनी बातें क्लियर हो गई है, इतनी चीजें क्लियर हो गई है। अब हम आएंगे मिश्रण पर, मिश्रण को पढ़ेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं, इन क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है, मिश्रण पढ़ लेते हैं फिर कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है बच्चों? हाँ जी, तो अब यहां तक ये नोट कर लिया हो तो अब हम पढ़ लेते हैं मिश्रण। मिश्रण बोले तो मिक्सचर। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण जैसे कि मैंने कुछ गेहूं लिए, कुछ कंकड़ लिए, इनको आपस में मिला दिया, ये मिश्रण बन गया। है ना? थोड़े मोटे नमकीन, बारीक नमकीन बिल्कुल और भुजिया वाले नमकीन, इनको मिक्स कर दिया, मिक्सचर हो गया। है ना? तो अब जरा देखो ध्यान से, मिक्सचर क्या है या मिश्रण क्या है? मिश्रण क्या होता है? मिश्रण मतलब ऐसा मिश्रण मतलब ये होता है कि बेटा कि जिसमें अवयव, मिश्रण क्या है कि मिश्रण में जो अवयव होते हैं वो किसी न किसी निश्चित अनुपात में या किसी भी अनुपात में आकर के जुड़े हो सकते हैं। जैसे कि मैंने मिक्सचर नमकीन सबने खाए होंगे, मिक्सचर नमकीन बेटा सबने खाए होंगे। मिक्सचर नमकीन में कोई फिक्स रेशो थोड़ी ना होता है कि यार इसमें दाल इतनी डालनी, इसमें मूंगफली के दाने इतने रखने, या फिर इसमें कोई दूसरा अमाउंट इतना रखना है। हाँ, मिक्सचर में तो कोई भी चीज कितनी भी मात्रा में डाली जा सकती है। तो मिश्रण में क्या होता है कि मिश्रण मतलब जिसमें अवयव किसी भी अनुपात में उपस्थित हो। ठीक है, वह पदार्थ जिसमें अवयव किसी भी अनुपात में उपस्थित हो। अब इसके अंदर दो प्रकार, पहला होता है बेटा समांगी, फटाफट इसको देखेंगे। ओके, समांगी मिश्रण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस वो होता है मिश्रण, ऐसा मिश्रण समान, समांगी को तोड़ो समान। पीडीएफ मिलेगा बेटा, सबका पीडीएफ मिलेगा आपको, निखिल सैनी, टेंशन नहीं लेनी है। समांगी मिश्रण का मतलब है कि सर ऐसा मिश्रण जिसमें सभी जगह संगठन एक जैसा हो। जैसे कि आप जब
शिकंजी पीते हो तो शिकंजी का फ्लेवर आप एक सिप पियोगे तब भी वैसा ही आएगा, दूसरा सिप पियोगे तब भी वैसा ही आएगा, तीसरा सिप पियोगे तब भी वैसा ही आएगा। तो समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें सर्वथा संगठन समान हो, ऐसा मिश्रण जिसमें संगठन समान हो। ठीक है, आपको ये फील नहीं होएगा जैसे कि आपने क्या लिया, पानी लिया, पानी में 1 चम्मच रेत डाल दी। अब रेत डाल देंगे तो रेत तो कुछ टाइम बाद नीचे बैठ जाएगी ना, तो नीचे रेत है, ऊपर पानी पानी है, तो संगठन बदल गया और ऊपर का संगठन अलग होगा, नीचे का संगठन अलग होगा। लेकिन अगर वहीं पर नमक के रेत के बजाय आप नमक डालते, उसको घोल दो, तो आपको सब जगह संगठन सेम दिखेगा, हर जगह संगठन सेम दिखेगा। तो समांगी मिश्रण ऐसा है जिसमें संगठन एक जैसा होता है। क्लियर है? कौन सा? जैसे कि संगठन का मतलब है मात्रा, संगठन का मतलब है मात्रा। जैसे कि मैंने पानी के अंदर नमक मिलाया तो नमक की मात्रा हर जगह सेम आएगी, जितना पेंदे में ऊपर उतना आएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही बीच में रहेगा, उतना ऊपर। ठीक है, संगठन का मतलब है मात्रा। हाँ जी, जैसे कि देखो उदाहरण, जैसे कि नमक प्लस पानी एक समांगी मिश्रण बनाएगा। यस और नो बोलो। जैसे कि वायु, वायु भी एक समांगी मिश्रण है। ध्यान रखना रसगुल्लो, अगर मैं बात करूं इस कमरे के अंदर, अगर मैं बात करूं जिस कमरे में मैं खड़ा हुआ हूं, इस कमरे के अंदर जो गैसें हैं उन सब का संगठन निश्चित है, फिक्स है, संगठन समान रहेगा। इस कमरे के मैं उस कोने में देखूं या इस कमरे के इस इतने से एरिया में देखूं, गैसों का संगठन सेम ही आएगा। कि यार अगर मैं मान लूं एक कोई भी एक छोटा सा पात्र, जैसे कि मान लो मैंने हवा एक जगह इकट्ठी कर ली और उस हवा के अंदर देख रहा हूं ऑक्सीजन की मात्रा वही 21% आएगी, नाइट्रोजन की मात्रा वही 78% आएगी। ठीक है, फिक्स रहेगा। उधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, सही आएगा। गड़बड़ वहां रहेगी जहां पर बाई चांस मान लो कुछ अप्राकृतिक या प्राकृतिक घटना घटी हुई हो, तो उस वजह से वहां पे इम्बेलेंस आएगा। हाँ, पानी, और जैसे सर एल्कोहल और पानी, कौन है ये? कौन है जो एल्कोहल का नाम ले रहा है? एल्कोहल प्लस पानी, हाँ है ना, एल्कोहल और पानी। हाँ, जैसे कि पानी और शक्कर, पानी और शक्कर, मिश्र धातुएं, मिश्र धातुएं। हाँ ठीक है, जैसे कि 22 कैरेट सोना, 22 कैरेट सोना, 22 कैरेट सोना। बेटा सोने की शुद्धता को हम कैरेट में मेजरमेंट करते हैं। 24 कैरेट का मतलब होता है प्योर, जिसमें सिर्फ सोना ही सोना है। 24 कैरेट सोना पहनने के लिए अच्छा नहीं होता क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, वो टूट सकता है। तो हम 22 कैरेट सोना बनाते हैं पहनने के लिए। उसमें क्या होता है, 22 कैरेट वाले सोने में कुछ मात्रा में चांदी या तांबा भी मिलाया जाता है। ठीक है, वो थोड़ा हार्ड हो जाता है ताकि पहनने में आसानी रहे, पिघले न, टूटे न जल्दी। हाँ, रंगीन पत्थर, रंगीन रत्न, पन्ना, हीरा की तमन्ना है कि पन्ना उसे मिल जाए, रंगीन पत्थर आदि। तो ये सब है आपके समांगी मिश्रण। समुद्री जल, बिल्कुल, हाँ लिख लो। समुद्री जल तो हर जगह लवणीय होता है, समुद्री जल तो हर जगह लवणीय होता है। समुद्री जल आपको खारा ही मिलेगा। ठीक है, चाहे आप इस तरफ का, इस किनारे का पियो या उस किनारे का टेस्ट करो या बीच वाले का टेस्ट करो, सब खारा ही मिलेगा। ओके, ये है आपके समांगी मिश्रण। अगला दूसरा है बेटा विषमांगी मिश्रण। हाँ जी, दूसरा है आपका विषमांगी मिश्रण। जल्दी से बेटा इसको देख लेते हैं। विषमांगी मिश्रण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेटेरोजीनस मिक्सचर, हेटेरोजीनस मिक्सचर, जिसमें संगठन समान न हो।
कहीं पर अलग, कहीं पर अलग। रंगीन पत्थर बेटा नहीं होता क्या, पन्ना वन्ना, नीलम, अलग अलग रत्न आते हैं ना, उनके बारे में बात की जा रही है। विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण जिसमें संगठन समान न हो, वह मिश्रण या वह मिक्सचर जिसका संगठन समान न हो। ठीक है, तो उदाहरण, रेत प्लस पानी, रेत को पानी मिलाया, रेत अलग बैठ जाएगी, नीचे से पानी ऊपर रहेगा। मिल्क, दूध, मिल्क ध्यान रखना एक विषमांगी मिश्रण होता है। मिल्क ध्यान रखना विषमांगी मिश्रण होता है। कैसे सर? मिल्क पानी और दूध का मिश्रण, मिल्क पानी और तेल का मिश्रण होता है। तेल ऊपर ऊपर रह जाता है कुछ अमाउंट में, आपको तेल ज्यादा ऊपर मिलेगा। अगर पानी की मात्रा ज्यादा है तो पानी ज्यादा मिलेगा, और दूध की मात्रा ज्यादा है तो ऑयल ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, तो ध्यान रख देना। ठीक है, रेत और मिल्क यहां पर आपको देखना है। अगला, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जो आप यहां पर देख सकते हो। बहुत सारे उदाहरण ऐसे हो सकते हैं जो आप देख सकते हो, जैसे कि लकड़ी हो गया। लकड़ी भी एक विषमांगी उदाहरण है, उसमें सब जगह संगठन सेम नहीं होता है। ठीक है, लकड़ी में संगठन सब जगह समान नहीं होता है, लकड़ी में सब जगह संगठन समान नहीं होता है। तो ये कुछ उदाहरण है जो आपको ध्यान में रखने, अच्छे से क्लियर करने। एक आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक या आयोडीन युक्त लवण। मान लो किसी लवण में आयोडीन उपस्थित है तो सिर्फ उसमें आयोडीन नहीं होती, उसके साथ कुछ अशुद्धियां भी होती जिनकी मात्रा फिक्स नहीं होती। हाँ जी, तो ये कुछ उदाहरण आपके लिए सफिशिएंट है। आज की क्लास को अपन इतना ही रखेंगे। ओके।